वेलकम टू माय चैनल आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ पर्यावरण अध्ययन का एक नई सीरीज जो जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह देखते रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए। तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये पूछा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें ये तो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसमें हम बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा देखिए क्या है। ये देखिए, ये पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। ये अशोक मेहता समिति भी है, इन्होंने भी समिति बनाई थी। एक संथानम समिति है, इन्होंने भी समिति बनाई थी। एक हमारी मेहता समिति है। ये तीनों समिति जो हैं इसी किससे संबंधित है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर देखिए, यहां पर बात कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यहां पर खेलों से संबंधित आ रहा है। जो पुरस्कार से संबंधित है, देखिए इनसे भी हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलते रहेंगे। आप बस देखते रहें, आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर पुरस्कार की बात कर रहा है, कौन सा, जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। ये पूछ रहा है कि ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था, कब दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि ये राजीव गांधी पुरस्कार जो है, ये सबसे बड़ा, एक तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। एक तो ये क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा। क्लियर। अब ये क्या है, सबसे पहले कब दिया गया था, इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा दिया गया था 1991 से 1992 के बीच में दिया गया था। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये दिया किसे गया था, एक बात और याद रख लें, ये दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, उन्हें दिया गया था। ये कौन से हैं, ये है विश्वनाथ। कौन से हैं, विश्वनाथ आनंद। आपने काफी नाम सुना होगा इनका, काफी चर्चित व्यक्ति हैं ये, आनंद, विश्वनाथ आनंद। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1991 से 1992। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर बात हो रही है कि जैव निम्नीकरण प्रदूषण की बात करें तो देखिए ये क्या होते हैं, जो ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म यानी कि जीवाणु बोले, जीवाणु जो होते क्या होते हैं कि कभी भी सरल हानिकारक जो तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने आप विघटित होते रहते हैं। जैसे कोई क्या है, मल है, मूत्र है, सीवेज वगैरह है, ये क्या है, निम्न जैविकरण में आते हैं। ये घरेलू अपशिष्ट वगैरह होते हैं, कचरा वगैरह है, मतलब ऐसी चीजें जो गंदगी फैलाती हैं, यानी कि जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बदबू देते हैं, इस तरह की क्या होते हैं, इस तरह से क्या होता है, ये जीवाणु जो है उन्हें विघटित कर देते हैं, विघटित करते हैं। जैसे मलमूत्र भी है, इनको क्या है, जब जीवाणु इनको विघटित कर देते हैं तो ये क्या है, ये कुछ कर सकते हैं, प्लास्टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना, कॉपर को भी नहीं कर सकते और ये सोने को भी नहीं कर सकते। क्लियर। ये इसलिए ये प्रकृति में नष्ट नहीं होती हैं। नष्ट होने वाली चीजें मतलब यही चीज है, नष्ट होने वाली कौन सी चीजें है, ये है मलमूत्र और सीवेज बोलेंगे वह मलमूत्र ही होता है, एक तरह का नाली कचरा वगैरह, इस तरह के कचरे वगैरह, घरेलू कचरे अपशिष्ट। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मलमूत्र व सीवेज। यही हमारे जो जीवाणु जो है इनको विघटित करते रहते हैं, यही जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर। या इसे कह सकते हैं जैव विघटित प्रदूषक, जैव विघटित
प्रदूषक। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाता है कि जैव प्रदूषक कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंधन के रूप में किस ऊर्जा का स्रोत का प्रयोग सबसे कम प्रदूषक पर्यावरण के लिए है। देखिए अब इसमें यह पूछ रहा है कि प्रदूषण जो है हमारा है सबसे कम इनमें से किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए कोयला से हम जानते हैं सबसे अधिक कार्बन निकलता है, पेट्रोल से भी निकलता है इसकी जगह, और डीजल से भी निकलता है। इसकी जगह सरकार ने सीएनजी गैसों का प्रयोग किया गया है। सीएनजी का जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसकी किनकी जगह प्रयोग किया है, इनके लिए। और कोयला जो हाथ है हमारा, ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये हमारे झरिया झारखंड में पाया जाता है। इंडिया की बात करें, क्लियर, झारखंड में। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि सबसे कम प्रदूषक कौन फैलाता है। तो हम पता है कि ये तीनों हमारे सबसे अधिक मतलब ये फैलाते हैं, प्रदूषक फैलाते हैं, लेकिन सबसे कम कौन फैलाता है, सबसे कम और सबसे अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो हमारे प्रदूषण, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में, इनकी अपेक्षा कम मात्रा में क्या प्रदूषण फैलाता है। क्लियर, ये कम मात्रा में क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। यही हमारा जो ये ऊर्जा कितनी निकालता है, ये 150 किलो कैलोरी। क्लियर, किलो कैलोरी। इसी तरह आप याद रखिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधित, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की बात करें कि इसमें कौन कौन संबंधों को प्रस्तुत करता है। देखिए हम पारिस्थितिकी की बात करें तो हम पिछले जो वीडियो हमारा एक टॉपिक है जो उसमें आपको बताएं अच्छी तरह से, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, पहले फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उसमें आपको बताया पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए तो इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, ऊर्जा के संबंध, जो हमारे ये पारिस्थितिक तंत्र है इसमें कौन कौन संबंधित है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो ये हमारे ऊर्जा के प्राइमरी द्वीप द्वारा होता है, और बायोमास के प्राइमरी द्वीप द्वारा होता है, और संख्याओं के प्राइमरी, यानी 3 प्रकार के हमारे पिरामिड बनते हैं जैव। क्लियर, चलिए तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो हमारा उपयुक्त सभी है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अब यहां पर देखिए बात करते हैं कि पादप प्लवक क्या होते हैं। देखिए पादप प्लवक की बात करें, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो स्वपोषी जीव होते हैं, इनमें से किससे संबंध रखते हैं। देखिए वही बात करते हैं, तो हमारे जो स्वपोषी जीव होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर, चलिए, और जो उत्पादक भी होते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं वही तो उत्पादक कहलाते हैं, और पोषण स्तर पर भी बात कर सकते हैं। तो इसमें भी साइड राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। पादप प्लवक की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं ये। क्लियर, पादप प्लवक कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, कि पादप प्लवक यानी कि जो नदी तालाब वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा सिंगाड़े वगैरह हैं, इस तरह के क्या है, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। ये पानी में ही रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोडीजल संबंधित। ओके, बायोडीजल पौधा, क्या आपने सुना है कि बायोडीजल का डीजल वाला पौधा भी होता है। देखिए बिल्कुल होता है, बायोडीजल का पौधा भी होता है। यहाँ पर बात करें तो इसका बायोडीजल के नाम से भी आता है जेट्रोफा या जेट्रोफा, ये हमारा इंग्लिश नाम हो जाएगा क्या, जेट्रोफा, जेट्रोफा। यदि ये आ जाए तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। फिलहाल ये हमारा ऑप्शन नहीं है, पर इसको, ये तो हमारा इंग्लिश नेम हो गया, पर हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, रतन ज्योत। क्लियर, रतन ज्योत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतन ज्योत। अब देखिए यहाँ पर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम वानस्पतिक हो जाएगा जेट्रोफा, जेट्रोफा करकास। क्या है, जेट्रोफा करकास। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए रतन ज्योत नहीं दिया हो और जेट्रोफा ना दिया हो
तो उसमें ये पूछ लिया कि उसका वानस्पतिक नाम या ये भी उसका वानस्पतिक नाम दे दिया जाएगा उसमें, तो आप उसको भी देख करके बता सकते हैं। इसका नाम क्या है? जेट्रोफा कार्कस। किसका? जेट्रोफा का या रत्नजोत का। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अब बात कर रहा है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए किसी इकाई क्षेत्र में क्या है, संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए आप बता सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब संपूर्ण जीव रहते हैं तो उसमें बायोमास भी रहता है। बायोमास, बायोमास या जीव भार भी कह सकते हैं। जीव भार भी इसमें एक बार याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें जब बायोमास में जंतु और जो वनस्पति होते हैं उनकी क्या होती है, संख्या अलग अलग रहती है। उनमें क्या रहती है, जंतुओं की और पेड़ पौधों की संख्या क्या रहती है, अलग अलग रहती है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को हम देखिए, आप गौर से पढ़िए। इसमें पूछा गया है किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं। तो हम आराम से बता सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायोमास, यानी जैव भार से संबंधित है। ये जैव भार भी कह सकते हैं बायोमास को। क्लियर? चलिए राइट ऑप्शन हमारा ए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बात करती है, देखिए भैया यहां पर बात आ गई है उसकी पेडागोजी की। देखिए क्वेश्चन भी पेडागोजी की आ जाते हैं इसमें। देखिए कैसे कैसे आ जाते हैं कि ईवीएस की यानी जो पर्यावरण पढ़ रहे हैं उसकी कक्षा में एक दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि दृश्य सामग्री क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं वो हमारी दृश्य सामग्री होती है। देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट की बात करें तो श्यामपट्ट हमारा बोर्ड होता है, उसे हम देख सकते हैं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। मॉडल की बात करें, कोई मॉडल बना के लाया है बच्चा तो उसे हम देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। स्लाइड है, स्लाइड को तो हम देखते ही हैं, तो ये भी हम ऑप्शन नहीं होगा। देखिए टैप रिकॉर्डर की बात करें तो इसे सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे सुना जाता है। टैप रिकॉर्डर आपने रेडियो सुने होंगे, तो इसे क्या करते हैं, इसे सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये क्या है ये हमारा एक श्रव्य सामग्री की उसमें श्रेणी में आता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो नहीं पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टैप रिकॉर्डर। क्या हो जाएगा, टैप रिकॉर्डर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर सिलिकन स्टेट की बात करें तो यहां पर देखिए सिलिकन स्टेट के कहां पर पड़ता है हमारा, ये हमारा पड़ता है कर्नाटक में। और ये यदि जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है हमारा, ये हमारा बेंगलुरु पड़ जाएगा। कौन सा? बेंगलुरु। याद रखिए ये हमारा कहां पड़ता है, ये हमारा कर्नाटक पड़ता है। यही हमारा कहां है, सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कभी भी स्टेट भी नाम पूछ लेता है तो हमारा कर्नाटक है, और यदि कुछ नाम सीधा नाम ही पूछ ले ये किस उसमें पड़ता है, तो जिले के नाम से आ जाए तो हमारा बेंगलुरु पड़ जाएगा। क्लियर? और इसे क्या बोलते हैं, टी पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, टी पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए टी पावर हाउस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जानता है। देखिए एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से देखिए लाइट ऑफ एशिया आपने सुना होगा, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ये हमारी पुस्तक किसने लिखी थी, ये हमारे इसके लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। कौन से? एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड। क्लियर? तो ये हमारे किसके लेखक हैं, लाइट ऑफ एशिया के। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के, क्योंकि लाइट ऑफ इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, इसमें क्या है, उसमें पूरा गौतम बुद्ध के जीवन का परिचय दिया है इसमें। किसमें? लाइट ऑफ एशिया में पूरे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने नाम दिया था लाइट ऑफ एशिया। किसे जाने जाते हैं, गौतम बुद्ध को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी का कारण क्या है। देखिए सुनामी आपने सुनी होगी, सुनामी जो है हमारी समुद्र से उठती है। सुनामी जो हमारी क्या है, जब समुद्र पे जो प्लेटें विवर्तन की होती हैं,
ये भूकंपीय तरंगें होती हैं। भूकंपीय तरंगें होती है जब ऊर्जा के कारण की तरंगें क्या होती हैं, सतह पर आ जाती हैं, समुद्र की सतह पर इस तरह से ऊपर आ जाती हैं। तो यहां पर क्या होता है, उनकी लहरें उठती रहती हैं, लहरों के रूप में उठती रहती है ऊपर समुद्र पे, वो आती विवर्तनीय प्लेटें आती हैं। तो यह क्या होती है, ये ऊपर समुद्र के ऊपर उठती है इसकी ऊर्जा, तो यहाँ पर ये लहरें ऊपर उठती रहती हैं। तो यही हम कहते हैं, जो समुद्र की लहरें जो वहां बढ़ती हुई हैं, यही हमारी सुनामी कहलाती हैं, यही इसी को हम सुनामी कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्र तल में भूकंप। जब जब हमारे समुद्र तल में भूकंप आता है तो उसी से हमारी जी क्या है, सुनामी आती है। जो हमारी ऊर्जा उसकी नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, तो यही हमारी जो लहरें हैं जो ऊपर ऊपर उठती रहती हैं, यही कहलाती है हमारी सुनामी है, यही कहलाती सुनामी। क्लियर। चलिए, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, समुद्र भूकंप में, समुद्र तल में भूकंप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये भैया इन्होंने पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में कि ये माउंट एवरेस्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी। अब ये विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में है ये, और भारत में तो होगी विश्व, भारत पे पहली बात तो ये है, भारत में है ही नहीं। ये है कहाँ, ये भी बताइएगा। तो ये हमारी है नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में, जो हमारा तिब्बत से, चीन से लगा हुआ है, ये हमारे नेपाल में है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब इसकी ऊंचाई की पूछिए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो हमारा 8,848 मीटर है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के दौरान किसी संख्या में वृद्धि हो जाती, किसकी संख्या में वृद्धि हुई। देखिए अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको, यदि कोई व्यक्ति है उसको कहीं जख्म हो गया, यहां पर जैसे उसको कोई जख्म हो गया, तो क्या होता है, जख्म हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है, उसके शरीर में जो WBC होती है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर। तो इसका फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर। ये हमारा WBC का फुल फॉर्म है। अब ये क्या होती है, जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है या उसे कोई जख्म हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो उस संक्रमित स्थान पर, उस जहां उसको जख्म हुआ है यहां पर, तो उस संक्रमित स्थान पर क्या होता है, WBC सारी जो इकट्ठे होकर के वहीं पर पहुंच जाती हैं और ये संख्या में वृद्धि करने लगती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं, ताकि इसमें और अधिक संक्रमण ना फैल सके। ये हमारे क्या होते हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये WBC ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने से रोकती है। क्या होती है, WBC। अब यहाँ पर आप कह सकेंगे कि यहाँ पर WBC दिया नहीं है, तो देखिए WBC कहें या ल्यूकोसाइट कहें, WBC कहें या ल्यूकोसाइट कहें, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, एक ही बात है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोया स्टेट के नाम से किसे जाने देते हैं। देखिए हम जानते हैं सोया स्टेट यानी सोयाबीन, जहां पर सबसे अधिक सोयाबीन उत्पन्न होती है उसे, उस राज्य को हम क्या कहते हैं, सोया स्टेट। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमारा मध्य प्रदेश यानी MP पड़ता है, वो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन होती है, इसलिए यहाँ पर सोयाबीन यहाँ होती है। क्लियर। अब इसके अनुसंधान की बात करें तो ये हमारा उज्जैन पड़ता है, उज्जैन में किसका, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये उज्जैन पड़ता है। चलिए अब यहां पर बात करें विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस हमारा क्या है, ये हम कब मनाते हैं। देखिए दिवस के बारे में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दिवस के बारे में, तो वो दिवस हमारा कौन सा है, विश्व गौरैया दिवस, ये हम बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च। अब 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च हमारा क्या हो जाता है, आप खुद बताइएगा। 22 मार्च हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा 22 अप्रैल पड़ता है। देखिए 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल हमारा पड़ता है पृथ्वी दिवस। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च हमारा पड़ता है जल दिवस। और एक आता है 22 मई, कौन सा, 22 मई, ये हमारा पड़ता है जैव विविधता दिवस।
विविधता दिवस। कौन सा? जैव। और 5 जून को क्या पड़ता है? 5 जून को पड़ता है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। क्लियर? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसलिए हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 20 मार्च है। इसे क्या कहते हैं? विश्व गौरैया दिवस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और दिवस की बात कर लेते हैं तो हमारा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे भी दिवस हम कराएंगे, आपको एक अलग सीरीज लेके आएंगे, उनमें सारे दिवस आपको कंप्लीट करा दिए और याद भी करा दिए जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर टेस्ट सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो अन्य परीक्षाओं के लिए और भी जो टेट वगैरह है, सीटेट वगैरह, सुपर टेट है, इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो अदर एग्जाम भी हैं, पर्यावरण तो देखिए हर एग्जाम में आ सकता है, हर एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का सेशन हमारे साथ ये होता है। थैंक यू।